सो अब हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स और इसमें से भी ऑलमोस्ट 8 नंबर का काम आएगा और ये हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें से न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, 2 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक छोटा एमसीक्यू आ जाएगा। इसके बाद तो हम एक वीडियो बनाएंगे अभी, उसमें कर देंगे। तो ये जो 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं ना हमें, ये 5 नंबर के ऑलमोस्ट हमें न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर में से, वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले 10 मिनट में न्यूमेरिकल्स में जो बेस यूज होगा मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर वो आपको आता है तो आप डायरेक्टली आगे चले जाइए वीडियो में, नीचे आपको चैप्टर्स दिख रहे होंगे वहां से। तो अब क्या है, बेस में क्या है, नॉर्मली हमारे इस चैप्टर का या यूनिट का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें क्या समझ आती है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जैसे ई सेल या ई नॉट सेल आप बोल दीजिए, गिब्स फ्री एनर्जी बोल दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दीजिए, ये देख लिए थे। अब इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इससे भी हमें यही बात पता चलती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कांस्टेंट से हमें ये बात, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें ये बात पता चलती है कि रिएक्शन किस हद तक होगी, किस एक्सटेंट तक रिएक्शन, और इससे हमें ये बात पता चलती है कि किस हद तक या किस एक्सटेंट तक जो है रिएक्शन होगी। पर हमें ये बात नहीं पता चलती कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड होगी या कितनी कम स्पीड होगी, मतलब कितनी तेज होगी या कितनी स्लो होगी, कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो लोहे के गेट होंगे उनको जंग लगेगा, जिसे हम कोरोजन या रस्टिंग बोलेंगे। अगर हम बैठ कर देखें कि कितनी देर में जंग लग रहा है तो हम कितनी देर तक बैठे रहेंगे, ये एक स्लो रिएक्शन है। या कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जिनमें दोनों चीजें आपस में टच होते ही रिएक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो कई रिएक्शंस एक्सट्रीमली फास्ट होंगे, कई रिएक्शंस एक्सट्रीमली स्लो होंगी, तो उनके रेट के ऊपर बात होगी, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस पर ये सारा चैप्टर है। कोई रिएक्शन कितनी स्पीड हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। और अब हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है ए हमारा मान लीजिए रिएक्टेंट है, या हम मानते हैं कि आर हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नॉर्मली आप क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मैं आपको बहुत आराम से समझा दूंगा, जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ, आपका एग्जाम है कल। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन तो आपको पता है कम, रिएक्टेंट तो कम होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। जितनी तेजी से रिएक्टेंट कम होते जाएंगे उतनी तेजी से प्रोडक्ट बनते जाएंगे, क्योंकि इसका कम होना ही तो इसका बनना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट के केस में ये लिखा जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट के केस में डेल्टा बाय डेल्टा टी, ये दोनों रेट जो होंगे वो बराबर होंगे। अब रिएक्टेंट में तो नेगेटिव होगा क्योंकि आपको पता है कम हो रही है, और दूसरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम चीज आएगी। प्रोडक्ट में पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको पता है इंक्रीज कर रही है। इस रेट को ये जो डेल्टा हमने यूज किया है इसे हम एवरेज रेट बोलते हैं। ये हमारा एवरेज रेट है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, यूनिट्स देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, ऊपर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर, अपॉन टाइम टेकन की क्या है, सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जल्दी इसीलिए करवा रहे हैं बच्चों आपको। अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए ये एवरेज रेट है, जैसे कि मान लीजिए हम ए से बी गए, ठीक है, और ये 1000 किलोमीटर है, ये 1000 किलोमीटर है, और हमने 10 घंटे में कवर कर लिया, तो हम बता देंगे कि हमारी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। पर किसी मोमेंट पर हमारी स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा रही होगी, या कभी हमारी स्पीड जो है 100 किलोमीटर से कम भी रही होगी। तो इसे हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारी स्पीड क्या थी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ होगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, मतलब चेंज इन टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा है, इंटरवल जो है वो काफी ज्यादा छोटा है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मान लीजिए ये जो था डेल्टा, वो बस ऐसे लिखा जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम इजीली आराम से लिख देंगे। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ये हमारा एवरेज रेट है। अब मान लीजिए एक इक्वेशन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलकर सी बना रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, या मान लीजिए मैं यहाँ पर चलो सी लिख देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस केस में कैसे लिखा जाएगा, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इन्हें हम डिवाइड में लिख देंगे। रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव लगेगा, यानी कि -1 बाई ए, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ ए। इसके लिए भी -1 बाई बी, डी बाई डी टी ऑफ बी। ठीक है, -1 बाई ए, ये जो होगा डिवाइड में आ जाएगा। रिएक्टेंट के केस में निशान नेगेटिव का ये जो होगा डिवाइड में आ जाएगा, रिएक्टेंट के लिए निशान माइनस का, ये भी जो है डिवाइड में आ जाएगा, बट प्रोडक्ट के लिए निशान जो होगा वो प्लस का लिखेंगे, डी बाई डी टी। ठीक है, इन्हीं ब्रैकेट्स में हमें लिखना है, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए हम यही ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसे लिखने का
देखा बस छोटी सी रिवीजन के लिए आपकी, कि मान लीजिए कोई रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें दी गई है, उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो हमें समझ आ गया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं, मान लीजिए ए कन्वर्ट होके हमारा पी बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम एवरेज रेट लिखेंगे तो एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, 1/A आएगा, ठीक है, डेल्टा बाई डेल्टा टी आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगी रिएक्टेंट के लिए माइनस, ठीक है, यहाँ पर 1/P आएगा, डी और डेल्टा बाई डेल्टा टी आ जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना, गलत नहीं कराएंगे सही। तो डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ पी, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों बातें सही होती हैं। तो ऐसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा वो हम कैसे लिखेंगे, -1/A बस डी बाई डी टी, ठीक है, आ जाएगा 1/P डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा। तो ये हमें लिखना आ गया। अब हमारे पास में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कुल मिला के मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है, फैक्टर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी, वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है हमारा फैक्टर कंसंट्रेशन, डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, उतनी ज़्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, जैसे कि मान लीजिए कोई लकड़ी या कोयला या कोई भी चीज़ को हम ना जलाएंगे, ठीक है, तो 20% ऑक्सीजन में जलाएंगे, तब उसकी जलने की स्पीड होगी। ऑक्सीजन भी हिस्सा ले रही है बर्निंग ऑफ कोल में या इस कंबस्टन रिएक्शन जैसी चीज़ में। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर दें, जैसे कि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर दी, जैसे 20% से, तबीयत खराब है बच्चों थोड़ी सी, लाइट से भी फ़र्क पड़ता है और बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ऑफलाइन बैच भी थे और काफ़ी सारे काम भी थे, तो थोड़ा ना शायद आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, पर है ना, कुछ आपको ये बता रहा था कि अगर जो ऑक्सीजन होगी उसकी अमाउंट इंक्रीज कर दी जाएगी, तो जो बर्निंग थी ना, तो जो कंबस्टन थी वो भी हमें रैपिडली दिखेगी, कि वो चीज़ जो जल रही थी वो और ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा अमाउंट में जलने लगेगी। ये एग्जांपल शायद आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो देखिए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन पक्का हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डायरेक्टली। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ आप समझिए, सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आप समझिए, टेम्परेचर या कैटलिस्ट समझिए एक बार। कैटलिस्ट तो हमें पता ही है, कैटलिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास आएगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से यही माना जाएगा कि ऑलमोस्ट सारी जो रिएक्शंस हैं तो उनका जो रेट है वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। मतलब अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बेसिक आइडिया है कि मान लीजिए सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर, मान लीजिए पहले x डिग्री था, अब x + 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हमें देखना है। अब ये कुछ फैक्टर्स थे, इन्हीं को आगे थोड़ा ना बढ़ा चढ़ा कर बात करने पर हमें बाकी चीज़ें मिलती हैं इस चैप्टर की। जैसे कि मान लीजिए कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगा, उसे समझाने के लिए दो लॉज आते हैं। एक का नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, दूसरे का नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन्हीं से आगे ऑर्डर बनेगा, उसके आगे मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, अभी करेंगे, इनको छोड़ दीजिए। इसी पर आगे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह की बात करेंगे और टेम्परेचर पर अर्हीनियस इक्वेशन हमें मिलेगी। तो जो न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं ना 3 में और 2 में, वो इन्हीं में से जो है वो पूछे। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ठीक है, ये इसके हिसाब से क्या है, मतलब जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो हमें यहीं से आएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसके बाद ऑर्डर वाला जो कंसेप्ट है, अर्हीनियस इक्वेशन है, यही 3 फैक्टर्स हैं। इसी में हम आगे जाकर रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे फॉर फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उसी में से न्यूमेरिकल आएंगे। अभी हम 2-3 मिनट में सारे फॉर्मूलाज लिख देंगे और उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं खराब करेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि ए है, ठीक है, ए कन्वर्ट होकर बना रहा है हमारा पी प्रोडक्ट, ठीक है, समझिए ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ए लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब रेज टू द पावर, ये पावर में आएगा क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि ये आएगा। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये कुछ केस में सही होता है, कुछ केस में नहीं होता, मतलब एक थ्योरेटिकल लॉ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरेटिकल लॉ है, ठीक है, और ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। इसके हिसाब से क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए रेज टू द पावर पी के। मान लीजिए ये पी नहीं है, या मान लीजिए क्यू,
मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए पी के, अब ये पी क्यों लिखा, मतलब बस हमारा मतलब ये पी ये नहीं है यार, मैं आपको ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि हमें ये समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है, पर लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में आएगा, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो ये कहता है कि ये हो सकता है पावर में आए या हो सकता है ना आए, तो बी आएगा, मतलब कोई और वैल्यू होगी, और इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये क्या है। मान लीजिए यहाँ पर 1 था, तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 आए, और शायद यहाँ पर 1 ना आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 ना आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 1/2 आ जाए, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, ठीक है। तो ये है, अब क्या है कि ये ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ये सही होगा, मतलब ये फेलियर है बस एक तरह से, ऐसा समझिए। आपको ना 2 नंबर में, जैसे इसमें से जो थ्योरी क्वेश्चन आना है ना, वो मतलब अभी 25 में तो आया था, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बता दीजिए, पर ये भी आ सकता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे जब रेट लॉ एक्सप्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पर जो भी पावर आएगी ना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होगी, एक बार के लिए मैं कोई पावर नहीं लिखता यहाँ पर समझने के लिए। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा कि, अब ये जो है हमारा कि ये है हमारा रेट कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, इसे हमें याद रखना है। तो 3 डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, चलो इसे डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए पावर भी 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, कंसंट्रेशन जो है वो भी 1 है, ठीक है, तो ये 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट कांस्टेंट है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, जिसकी मोलरिटी की वैल्यू 1 है, तो वैसे सॉल्यूशन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर है, सेम यूनिट। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, ठीक है। तो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स में क्या था, कंसंट्रेशन थी, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन आया। मास एक्शन में क्या था कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड नहीं था, थ्योरेटिकल कांसेप्ट था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में रखना था, पर ये सही नहीं है, क्या पता आए या ना आए। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके देखा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इसमें पावर कुछ और आएगी, हो सकता है उसके बराबर हो या ना हो, तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, हम मान लेते हैं कि पावर 1 में एक बार प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट बोल दिया, तो 3 डिफरेंस बनेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। एक और आपको बताया था कि इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो 3 हमें जो थ्योरी में इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो आपको आ सकती है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने देखा कि ए से मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे हम क्या लिखेंगे कि के ए रेज टू द पावर समथिंग, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आ गया, एन आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एन 0 है, एन 1 है, ठीक है, एन 2 है, एन मान लीजिए फ्रैक्शन में है 1/2 है, तो ये हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो हमने देखा था ना लास्ट में, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से जब ये इक्वेशन लिखी जाएगी और ये जो पावर होगी ऊपर, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट और होता तो यहाँ पर बी लगता, इसकी पावर मान लीजिए ए आती है, उसकी पावर बी आती है, तो ए प्लस बी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर्स का सम बनेगा वही हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये अगर ऊपर 0 आया तो 0 ऑर्डर बन गया, ऊपर 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर बन गया, ठीक है, ऊपर अगर 2 आया तो सेकंड ऑर्डर बन गया, अगर मान लीजिए ऊपर 1/2 आया तो फ्रैक्शनल ऑर्डर बन गया, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि ये माना ऐसे जाता है कि एक रिएक्शन तब होगी जब जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो आपस में कोलाइड करेंगी। मान लीजिए ए और बी ने आपस में कोलिजन की तो उसके कारण उनकी रिएक्शन होगी, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को ही हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को ही हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब एक नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ के यानी कि रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो हमारे पास 0 ऑर्डर बन सकता है। 0 ऑर्डर का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात, ये 0 आएगा, तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0। अब कोई भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगी 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, मोल, ये हमने लिखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये किया आया। अब ये हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर क्या है 0, कोई भी चीज़ की पावर 0 आएगी 1, तो मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगे, यही होंगे कि क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये समझ आ गया। अब फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए और समझिए,
ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1। फर्स्ट ऑर्डर का तो यही मतलब है ना कि n1 होगा पावर 1। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होंगी, मोल पर लीटर पर सेकंड के। अब ये जो है, अब ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होंगी, मोल पर लीटर पर सेकंड के एज इट इज। ये है हमारी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होंगे, मोल कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होंगे, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर यहाँ से कैंसिल, मोल पर लीटर यहाँ से कैंसिल, तो के जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी, सेकंड इनवर्स। तो बाकियों के आप निकाल लीजिएगा। ये भी कई बार एक नंबर में पूछा गया है, ये भी कई बार एक नंबर में पूछा गया है। होप आपको समझ आई है। अगर आपको समझ नहीं आ रही या आपको समझ आ रही है, ये वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल है आपकी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर नहीं आ रही ना समझ तो कमेंट कर दीजिए, हमें पता तो चले। ठीक है, हम नॉर्मली क्या है थोड़ा स्लो समझाते हैं, अच्छे से भी समझाते हैं, पर कल आपका एग्जाम है ना, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मेरी बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको आगे कोई ज़्यादा थ्योरी कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको बता दिया। अब ना आगे हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आएंगे, उन्हीं में से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, 2 सर आ रही नहीं इक्वेशन आएंगे। कुल मिला के मैं आपको बस 3 फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, क्योंकि यूनिट्स तो मैंने आपको करवा दिए रेट कांस्टेंट के, वो यूज़ होंगे। अभी आप देखोगे कहाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या थे, सेकंड इनवर्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज जो है वो यूज़ होंगी। अब क्या है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक आएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तीसरा आएगा हमारा सेकंड ऑर्डर, आप चाहो तो स्किप कर दो। एक आएगा हमारा आर लीनियस, आर रहीनियस। जैसा कि मैंने भी आपको बोला था कि हमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो इन्हीं 2-3 चीज़ों में से पूछे जाएंगे। तो आप बस 3-4 फॉर्मूलाज कर लीजिए। एक ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में से हम ये वैल्यू डिराइव करते हैं कि हमारा रेट कांस्टेंट है, जिसकी हमने भी बात की थी। टी हमारा टाइम है, आर नॉट ना हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। मान लीजिए जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो जितनी रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है या इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमारी आर नॉट है, माइनस हमारे पास आ चुका है आर। आर है हमारी टाइम टी की कंसंट्रेशन। मान लीजिए जब टाइम टी 0 है, मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने आर नॉट बोला। मान लीजिए 10 मिनट हो गई, तो 10 मिनट टाइम पर रिएक्शन कुछ ना कुछ तो हो गई होगी। तो उस समय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बची है, यानी अब जितना रिएक्टेंट बचा है, ठीक है, आप समझ गए। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि 50% रिएक्शन खत्म हो गई। मान लीजिए 1 लीटर रिएक्टेंट था, तो मतलब आधा लीटर रिएक्टेंट बचा है हमारे पास, आधा % जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। शायद आपको समझ आ गया। ठीक है, तो करंटली जितनी बची है कोई टाइम टी पर वो आर लिखेंगे, तो ये आ गया आर नॉट माइनस आर। तो इसे 2-3 बार, कम से कम 5-6 बार लिख लीजिए, तब तक इतनी देर में आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ना 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल इसी में से मिल जाए। तो के टी रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। ठीक है, के मतलब रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। ये यहाँ भी आ सकता है, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, बुक में ऐसा लिखा है। तो 2.303 लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर कोई टाइम टी पर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये समझ आ गया हमें। और ये आर रहीनियस इक्वेशन है। इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए 2-3 बार। अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि जो ये रेट कांस्टेंट है, ये एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ही है। जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये आपको समझ आ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो पक्का फिर रेट कांस्टेंट भी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 थी, तो टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी K2 हो जाएगी, मतलब इंक्रीज करेगी। इसीलिए इसके अंदर K1 और T1 है। ठीक है, K2 और T2 है। तो फॉर्मूला में ये समझ आ गया आपको। उसके बाद R तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी ना वो एनर्जी होती है जिस पर पुराने बॉन्ड्स मान लीजिए टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाएंगे। यानी कि जस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम एक चीज़ बनती है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बनते टाइम जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी चाहिए, उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इतना इनफ है समझने के लिए, तो ये भी लिख लीजिए। अब हम डायरेक्टली चलते हैं न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल जो है वो ना 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। ये क्या है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई, इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू वैल्यू। हमें दे दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें दी जा चुकी है। अब हमें कहा गया है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि बेसिक्स में तो हाफ लाइफ की बात ही नहीं की थी हमने, तो हमने ये जो किया था ना कि के या के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर। तो जब इसमें ना हाफ लाइफ, मतलब जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाए तो इसे हम हाफ लिखेंगे ना, मतलब R0/2 आएगा ये, मतलब कुल मिला के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली ये निकलेगा।
ठीक है। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिए, इसे अप्लाई करने से हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे और ये वैलिड भी एग्जाम में हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन के, ये हमारा रेट कांस्टेंट है। अब क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी जा चुकी है, कितनी है 0.6931, तो ऊपर आ गया, उसकी वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स आया ना, यूनिट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यार, आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और ये पावर ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो सेकंड में है, सारा याद रखिएगा, 0.6931 डिवाइड 5.5। ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.1260 इंटू 10⁻⁻, ऊपर जाकर पावर प्लस में आ जाएगी, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ लाऊंगा, मतलब मैं इसे यहाँ लाऊंगा तो 1.26 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। अगर ये डेसिमल इधर जाएगा तो पावर एक कम होगी। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब इतने में क्या है, ये टाइम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेकंड्स। इतने सेकंड्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी हाफ लाइफ जो होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जिसका रेट कांस्टेंट ये है, तो उसकी हाफ लाइफ ये रहेगी। तो एक रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट ये है फर्स्ट ऑर्डर, उसकी हाफ लाइफ क्या रहेगी। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा दो न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। सेम स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के। अब उसमें के की ये वैल्यू थी, दूसरे न्यूमेरिकल में के की ये वैल्यू है, सेम चीज पूछी जा रही है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तीसरे न्यूमेरिकल में के की वैल्यू ये है 200 सेकंड इनवर्स, उसमें भी हाफ लाइफ जो है रिएक्शन की पूछी जा रही है। तो तीन न्यूमेरिकल्स हो गए हमारे, 1, 2 और 3। तो तीनों न्यूमेरिकल्स जो है आप देख लीजिए, इसका आंसर जो होगा और इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा और इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कई सालों में पूछा जा चुका है, ये 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है। तो ये ना कई बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब जैसे आपको एक्यूरेट में करवाया गया है या आप एग्जामिनेशन मास्टर में देखोगे तो हम वैसे नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से करवा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल। ठीक है। तो 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका ना 60% पूरा हो चुका है 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 60% जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये कहा गया है कि व्हेन इट वाज हाफ कंप्लीटेड, तो वो 50% कब पूरी हुई होगी। ठीक है, 60% हो गई 60 मिनट में, 50% वो रिएक्शन कब पूरी हुई होगी। ठीक है, यानी कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होते वक्त कितना टाइम लगा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो व्हेन इट वाज हाफ कंप्लीटेड, हाफ का मतलब यानी कि यहाँ पर हाफ लाइफ पूछी गई है फर्स्ट ऑर्डर की, तो टी हाफ का जो फॉर्मूला भी आपको बताया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन के, रेट कांस्टेंट, ये लिख देंगे। तो अब हमें ज़रूरत किसकी है, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, हमें ये बता दिया गया है कि 60% रिएक्शन जो है ना फर्स्ट ऑर्डर, वो 60 मिनट में कंप्लीट हुई है। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो शुरुआत में थी, और आर मतलब जो करंटली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच चुकी है। अब देखिए, अब टी जो है 60% कंप्लीट हो चुकी है, टाइम 60% कंप्लीट हो चुका है। टाइम हमें पता है कि 60 मिनट में 60% कंप्लीट हुई है, तो ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2.303 सही। अब देखिए आर नॉट, अब मेरी बात सुनिए आराम से, कि आर नॉट, मान लीजिए आर नॉट है हमारा 100% रिएक्टेंट। ठीक है, 100% रिएक्टेंट, और आर मतलब जो बच गया करंटली। अब 60% अगर रिएक्शन हो चुकी है तो मतलब 40% रिएक्टेंट ही तो बचा होगा। 100% रिएक्टेंट था, 60% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब 60% रिएक्टेंट चला गया, तो करंटली कितना बचा, 40%। तो आर कितना है हमारा 40%, यानी बस आपको क्या समझना है, ऊपर तो है हमारा 100% और नीचे आर क्या है, नीचे आर 40% ऑफ आर नॉट। स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन है, जो शुरुआती कंसंट्रेशन है, उसका 40% ही तो बचा। जैसे आप समझिए कि 100 ml सोल्यूशन था। ठीक है, यहाँ पर क्या था 100 ml सोल्यूशन, 60% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, मतलब 60 ml गया, कितना ml बचा 40 ml। अभी 40 ml क्या है, 40% ही है इनिशियल का, तो ये है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप ऐसा रख कर चलिए अपने दिमाग में, ऊपर क्या आएगा 100%, नीचे क्या आएगा 40%। ठीक है, तो अगर आप ऊपर जैसे 100% लिखोगे तो 100/101 लिख सकते हो, 40% लिखोगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि 2.303 अपॉन टी आएगा, नीचे टी तो 60 है, लॉग आया। आर नॉट को अगर मैं 100% लिखूंगा, 100% ऑफ ए या 100% ऑफ आर नॉट लिख सकते हो, 100% ऑफ आर नॉट है, ये 1 आएगा, अपॉन ये क्या आएगा 40% ऑफ आर नॉट बचा। ठीक है, अब ये आया हमारे, मतलब आप सीधा 100% आर नॉट बाई 40% आर नॉट भी लिख सकते हो, 2.303/60 लॉग। अब ये आएगा 100% एक आ गया, 40% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया 100/100।
ठीक है। 40 जैसे परसेंट कैसे सॉल्व करेंगे, 100% मतलब 100/100 यानी कि 1, 40% मतलब 40/100, ठीक है। 4/10 यानी कि 2/5, यानी कि नीचे क्या है 2/5, ठीक है। सॉल्व करने पर 5/2 ऊपर चला गया, तो 2.303/60 लॉग ये क्या बचा 5/2 यानी कि 2.5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये है 2.303/60 इंटू लॉग 2.5 की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.3979, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, लॉग टेबल से निकाल लीजिएगा। अगर आपको नहीं आती तो फिर टीचर से बोल दीजिएगा, क्लास में थोड़ी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सर प्लीज़ आपके फ़ोन से लॉग टेबल की बेसिक वैल्यू बता दीजिए। सिंगल वैल्यू तो चाहिए सर हमें, हम चीटिंग भी नहीं कर रहे। तो ये आगे अब आपको क्या करना है, आपका ये जो आंसर आया है ना, ठीक है, 2.303 इंटू ये क्या है 0.3979, ठीक है। इसे डिवाइड करवा देनी है आपको 60 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 0.0512, ठीक है। तो ये हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद 7 था तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है के की। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही तो हमें चाहिए थी इस रिएक्शन में, यानी कि जो गिवन है ना वहाँ से हमने के निकाल लिया, के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी कि के की वैल्यू क्या है हमारी 0.0513। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा कैलकुलेटर पर इसे 0.6931 डिवाइड 0.0153 कितना आएगा 45, हाँ 45.3, यानी कि इतने मिनट लगेंगे, 45.3 मिनट हमें लगेंगे, या इस रिएक्शन को लगेंगे 50% कंप्लीट होने में। तो जो है ये 2025 में पूछा गया था, यानी कि जस्ट पिछले साल ये 2025 में 2 नंबर में पूछा गया था। 2 नंबर में देखकर ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा न्यूमेरिकल 2 नंबर में, तो 2 नंबर में ये न्यूमेरिकल आया था, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। तो हमें ये गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट यानी कि की वैल्यू जो है वो 60 सेकंड इनवर्स है, ठीक है। उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। मतलब कि इसमें इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 1/10 आने तक कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा गया है हमें। मतलब आप ऐसा समझिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना जो रेट एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय करंट कंसंट्रेशन जो करंटली प्रेजेंट है इस टाइम टी पर। अब ना हमें क्या पता है, मान लीजिए हमें ये बता दिया, हमें ये बोल दिया कि इनिशियल वैल्यू का 1/10 रह जाए। अब आर यही तो होगी करंट कंसंट्रेशन, मतलब आर जो है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाए 1/10, यानी कि ये रह जाए। मान लीजिए 100 ml था तो मतलब 10 ml रह जाए, ठीक है। 1/10 का तो यही मतलब हुआ कि इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 100 ml थी, तो 1/10 रहने का मतलब 100 ml/10, 10वां हिस्सा, तो 10 तो ऐसे ही आएगा। तो आर की वैल्यू क्या है R0/10। काफ़ी सिंपल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे एक्यूरेट में लिखा है, जैसे एग्जामिनेशन मास्टर में लिखा है वैसे ही करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आप क्या लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू मीन्स R इज इक्वल टू R0/10, ठीक है। अब T निकालना था, T इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 बाई ये K तो यहाँ आ गया, लॉग R0 तो R0 है, इनिशियल वैल्यू है, लिख दीजिएगा ना R0 इज इनिशियल वैल्यू, R ये है। अब 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, क्या क्या लिखेंगे, थोड़ा ही लिखिएगा। R क्या है, एग्जाम रह जाता है वरना। R की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आई है R0/10। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, R0 कैंसिल, 10 जाएगा ऊपर, तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई K की वैल्यू हमें गिवन है, रेट कांस्टेंट 60 दे दिया गया है, 60 इंटू ये क्या आ गया लॉग 10 ऊपर गया तो लॉग 10, लॉग 10 आपको पता है 1 होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 है, इसे नहीं देखेंगे, यानी ये बच्चा। तो कैलकुलेटर और जब हम सॉल्व करेंगे 2.303 डिवाइड 60 क्या आएगा 0.038, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, जैसे ना जैसे सेकंड आएगा बीच में, तो आप चाहो तो जैसे अगर आप इसे ऐसे लेकर आओगे 3.8 आएगा, कई बार समझा दिया। अगर ये डेसिमल 2 डिजिट आगे गया राइट साइड तो 10 की पावर 2 होगी, पर अगर इस साइड जाएगा तो माइनस, अगर इस साइड लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो या यहाँ भी छोड़ सकते हो। इसकी और में भी एक न्यूमेरिकल था जो आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, हाफ लाइफ वाला, वैसा। अब हम चलते हैं जो 3 नंबर में क्वेश्चन आया था 2025 में उसकी तरफ। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, ये
2025 में भी पूछा गया था, यानी कि जस्ट पिछले सेशन में ही। अब इसमें क्या है, कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दोबारा इसमें बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दोबारा इसमें बोल दिया कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैविंग k इज इक्वल टू 5.48। k की वैल्यू दे दी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दी, k जो है रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी हमें दे दी गई है। कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 2/3 लाइफ कैलकुलेट करनी। अब ना काफ़ी सारे बच्चों को ये जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा, पर मैं आपके लिए इसे काफ़ी आसान कर दूंगा। आप मेरी बात सुनिए और समझिए पहले। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया हमें, तो हमें पता है कि जो KT होगा वो होगा 2.303 बाई तो होती, तो यहाँ रख दिए KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 बाई R। ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें क्या है कि R0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, R जो है वो करंट कंसंट्रेशन है, अभी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो कितनी बाकी है। अब देखिए, कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2/3 लाइफ कैलकुलेट करनी है हमें कि रिएक्शन 2/3 कंप्लीट हो चुकी है, तो रिएक्शन की जो लाइफ है 2/3 वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें अब कितना टाइम लगा। ठीक है, कितना टाइम लगा। अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अब आप सोचिए बस इतना, मान लीजिए ये है हमारी रिएक्शन 0 टाइम t पर, कि करंटली ना टाइम t जो है वो 0 है, यानी कि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, और यहाँ पर क्या है 100% हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसके 3 हिस्से कर दीजिए, 1, 2 और ये तीसरा हो गया। तो यहाँ तक आते आते हम क्या बोलेंगे कि 1/3 रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आते आते हम क्या बोलेंगे कि 2/3 रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आते बोलेंगे पूरी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 2/3 लाइफ यहाँ तक कैलकुलेट करना है हमें कि रिएक्शन यहाँ तक आते आते पूरी हुई है या नहीं, कितनी यहाँ तक आते आते रिएक्शन को कितना टाइम हुआ है। ठीक है, 2/3 लाइफ। ठीक है, 2/3 लाइफ मतलब टाइम ही आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए, ये कंसंट्रेशन अगर 2/3 कंसंट्रेशन पूरी हो चुकी है, 2/3 रिएक्शन पूरी हो चुकी है, मतलब 2/3 कंसंट्रेशन पूरी हो चुकी है, तो कितनी बची होगी। बस यहाँ पर 1/3 कंसंट्रेशन ही बची है, आपके सामने है। तो ये देखिए कि अगर R0 है तो अब R जो है, ये सारा मान लीजिए R0 है, तो करंटली R जो है वो क्या बचा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का बस तीसरा हिस्सा बचा। जैसे ये सारी मान लीजिए R0 है, तो R है करंटली इतना बच गया, ये बचा कितना, सारे का 1/3, यानी R0 का 1/3 बचा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। होप आप सबको इतना समझ आया है। काफ़ी सिंपल है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि 2/3 का मतलब रिएक्शन के 3 हिस्से कर दीजिए, 2/3 यानी कि इतना तो पूरा हो गया, अब इतना ही बचा। ठीक है, तो ऊपर तो आएगी इनिशियल R0 है, अब ये करंटली कितनी है, R0/3 लिखा जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना है 2.303, ये 3 नंबर में आया हुआ है, बाय k की वैल्यू हमें गिवन है 5.48 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, लॉग R0 जो है, R0 तो R0 है, अपॉन R जब हम लिखेंगे, R हम क्या लिखेंगे, R0/3 लिखेंगे। ठीक है, अब R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा ऊपर, T जो है वो आएगा 2.303 बाई 5.48 इंटू 10⁻⁻14 लॉग 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कैलकुलेटर होगा और जैसा कि मैंने आपको ना पहले बोला था कि आप log 2 से log 9 तक वैल्यूज़ याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी आपको। तो log 3 की वैल्यू होगी जो, जैसे वो आएगी, जैसे 2.303 बाई 5.48 इंटू 10⁻⁻14 इंटू log 3 जो है वो है 0.4771। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है हमारी 2.303 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.4771 के साथ। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करवा देंगे 5.48 के साथ। ठीक है, तो 0.200 इंटू ये पावर ऊपर जाकर प्लस में आ जाएगी 14। ठीक है, अगर हम इसे लाएंगे, सेकंड इनवर्स था, हाँ सेकंड इनवर्स था, तो ये आएगा 2.0 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन ऑफ 2/3 लाइफ। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो आ सकते हैं हमें, और इसके बाद जो PDF आएगी उसमें हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो करवा देंगे।